12 अप्रैल मंगलवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। रूस से तेल खरीद पर भारत की अमेरिका को दो टूक। We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures probably पुराने मित्र को लेकर रणनीति में किसी तरह के बदलाव के संकेत नहीं। वहां होगा $2 अरब के माल निर्यात का और इजाफा। यूक्रेन युद्ध में रूस की सैकड़ों तोपें क्यों हो रही हैं तबाह। हालांकि रूसी टैंक इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वो एंटी टैंक मिसाइल के प्रभाव को झेल सकें और जवाबी हमले कर सकें, लेकिन जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल 2 बार वार करती है। इसके लिए उसमें 2 वॉरहेड फिट किए गए हैं। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समय कैसे रहेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस का कहना है कि एक सबवे स्टेशन पर कई लोगों पर गोली चलाए जाने की घटना हुई है। न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये घटना ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन पर हुई और सुबह 8:30 बजे का वक्त था। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोगों के मुताबिक ये सनसेट पार्क के 36 स्ट्रीट स्टेशन पर यह घटना हुई, जहां पुलिस को कई विस्फोटक मिले जो अभी तक नहीं फटे थे। तस्वीरों में लोग खून से लथपथ अवस्था में देखे जा सकते हैं। फिलीपींस में इमरजेंसी सेवा के लोग तूफान में फंसे हजारों लोगों तक पहुंचने के लिए जूझ रहे हैं। मेगी तूफान के कारण अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बेबे स्टेशन के पास भूस्खलन की वजह से इनमें से अधिकतर लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। पूर्वी और दक्षिणी तटों पर मौजूद बचाव कर्मियों का कहना है कि लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे की वजह से उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। एक बचावकर्ता ने तूफान के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार बताया और कहा कि ये फिलीपींस में सामान्यतः सूखे का मौसम होता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पहाड़ियों पर किसी तरह की हरियाली नहीं है, मकान कीचड़ में डूबे हैं और लोगों को सीने तक ऊंचे पानी में चलना पड़ रहा है। फ्रांस के पूर्व कंजर्वेटिव राष्ट्रपति निकोला सरकोजी ने कहा है कि वो इस माह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रों के पक्ष में वोट देंगे। मैक्रों के विरुद्ध दूर दक्षिणपंथी उम्मीदवार मैरिन ली पेन खड़ी हैं। सरकोजी का कहना था कि मैक्रों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकट से निपटने का तजुर्बा है और उस तरह से समाज को बांटने वाले विचारों को छोड़ दिया जाना चाहिए। निकोला सरकोजी वामपंथियों के बीच बहुत पसंद नहीं किए जाते हैं और उन्होंने चुनाव में अपने दक्षिणपंथी पार्टी के उम्मीदवार का पक्ष नहीं लिया। मैक्रों को कुछ समाजवादियों का समर्थन भी हासिल है। हालांकि अब किनारे हो गए दूर दक्षिणपंथी नेता जॉन लूक मेलोचों का कहना है कि वो मैक्रों का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ अमीरों के बारे में सोचते हैं। श्रीलंका में वित्तीय अधिकारियों का कहना है कि वो कुछ समय के लिए विदेशी कर्जों की वापसी पर रोक लगा रहे हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुल्क के पास सीमित विदेशी मुद्रा है जिसकी आवश्यकता ज़रूरी चीज़ों जैसे तेल के आयात के लिए पड़ेगी। उनका कहना था कि बेहतर होगा कि इन कर्जों की वापसी की समय सीमा को लेकर फिर से बातचीत की जाए। श्रीलंका की सरकार इसी हफ्ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत करने वाली है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च के अंत में $2 अरब पहुंच गया था, जिसके बाद उसके लिए खाने पीने के सामान, तेल और दवाइयों का आयात तक करना मुश्किल हो रहा है। इस वर्ष के भीतर उसे $4 अरब अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की वापसी करनी है। अप्रैल में पहली बार कोरोना के मामलों में कमी के बाद चीन की वित्तीय राजधानी शंघाई में कोविड नियमों में कुछ ढील दी गई है। शहर की 2 करोड़ 60 लाख शहरी भोजन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि रोज सामने आने वाले केस 20,000 के आसपास हैं, लेकिन पिछले दिनों इनमें 3,000 मामलों की कमी आई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने वाणिज्य दूतावास को कहा है कि जिनकी वहां बहुत ज़रूरत ना हो वो शहर छोड़ दें। प्रधानमंत्री ली किचियांग ने कहा है कि महामारी मुल्क की अर्थव्यवस्था को नीचे धकेल रही है, लेकिन अभी तक इस बात के संकेत नहीं है कि चीन अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव करने जा रहा है। बीबीसी समाचार। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:35 हुआ चाहता है। बीबीसी हिंदी का डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर, और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार।
कोशिश करेंगे कि आपको आगे न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जो गोलीबारी की घटना हुई है उसके बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दें, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका और भारत की। अमेरिका ने सोमवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में फिर से कच्चा तेल रूस से न खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने न सिर्फ इस मामले पर अपने रुख में किसी बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि साफ लफ्जों में यहां तक कह दिया कि अमेरिका को पहले यूरोप को लेकर सोचना चाहिए, जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस का आयात करता है। भारत की बातों से यह साफ हो गया कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में अपनी निष्पक्ष रणनीति आगे भी जारी रखेगा। पूरी रिपोर्ट अपूर्व कृष्ण से। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने वॉशिंगटन में कहा, जी हाँ, राष्ट्रपति ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा कि रूस से तेल लेना उनके हित में नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है इस मामले में भारतीय नेताओं को ही कहने के लिए छोड़ देना चाहिए। जेन साकी ने यह बयान एक सवाल के जवाब में दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से ये वायदा करने को कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। बाइडेन और मोदी की मुलाकात कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। 1 घंटा लंबी चली बातचीत पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान जारी किया है। मोदी ने अपनी टिप्पणी में अमेरिका की ओर से मुलाकात के लिए पहल करने को लेकर शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक को दिशा देने में मदद करेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों की बैठक में अपने समकक्ष एंथनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन से मिल रहे हैं। बाइडेन से भेंट में मोदी ने बूचा नरसंहार का जिक्र किया और उसकी ईमानदारी से जांच की भी मांग की, कुछ उसी तर्ज पर जैसा भारत ने पिछले गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पर किया था। बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। भारत ने अब तक रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए 10 में से एक भी प्रस्ताव पर अमेरिका या पश्चिमी देशों का साथ नहीं दिया है, बल्कि उसने मामले में निष्पक्ष रुख रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से मोदी के जारी बयान में भी किसी तरह का कोई संकेत नहीं है कि भारत सीधा नेटो देशों के साथ रूस के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जिसकी कोशिश अमेरिका और उसके सहयोगी देश लंबे समय से कर रहे हैं। रूस से व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने की, खासतौर पर तेल की खरीद को बंद करने की बात बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी उठाई। जहां तक कच्चे तेल की खरीद का सवाल है और प्रतिबंध का, हम देख रहे हैं कि हमारे ये कहने के बावजूद कि दूसरे देश रूस से तेल न खरीदें, वहां से तेल की खरीद जारी है। हर देश की स्थिति अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मित्रों और सहयोगियों से ही उम्मीद करते हैं कि वो रूसी ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा नहीं देंगे। एंथनी ब्लिंकन ने एक तरह की सोच रखने वाले देशों से आग्रह किया कि वो रूस के खिलाफ एक हो जाएं, लेकिन इसके फौरन बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल की खरीद को लेकर जो जवाब दिया वो बहुत कुछ साफ कर देता है, ये भी कि भारत अमेरिका और नेटो के दबाव में नहीं आने जा रहा है। अगर आप रूस से ऊर्जा की खरीद की तरफ देखना चाहते हैं तो आपका ध्यान यूरोप की तरफ होना चाहिए। हम रूस से कुछ तेल खरीदते हैं जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जितना तेल रूस से महीने भर में खरीदते हैं वो यूरोप एक दोपहर में आयात कर लेता है। इसलिए मुझे लगता है आपको उसकी फिक्र करनी चाहिए। जयशंकर ने ये बयान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में दिया था। अमेरिका ने इससे पहले भी रूस पर भारत के रुख को लेकर कई तरह के बयान जारी किए हैं। अपनी एक टिप्पणी में जो बाइडेन ने भारत के कदमों को शेकी यानी डगमगाता हुआ करार दिया था। रूस से भारत की तेल खरीद पिछले माह 30 लाख बैरल थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार मई के लिए भारतीय कंपनियां 16 लाख बैरल तेल का सौदा पक्का कर चुकी हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रूसी तेल बाजार भाव से 20% कम कीमत पर मिल रहा है। कल भारतीय और अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद जो साझा बयान भी जारी किया गया है, उसमें यूक्रेन युद्ध के मामले में मानवीय अधिकारों के हनन, युद्ध की अर्थव्यवस्था पर असर और जंग को रोकने की बात कही गई है, लेकिन पूरे बयान में कहीं भी रूस का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया है। अपूर्व कृष्ण बता रहे थे कि भारत ने रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका को
क्या कहा। दोनों भारतीय मंत्रियों की मौजूदगी में एंथनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रख रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिका की नज़र है। भारत ने इस बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान तब आया जब अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने चंद दिनों पहले ही आरोप लगाते हुए कहा था कि अमेरिका सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आलोचना करने से बच रही है। इल्हान उमर ने कहा था कि भारतीय मुसलमानों पर किस तरह की कार्रवाई हो जाएगी, जिसके बाद बाइडेन सरकार इस मामले को उठाएगी। The Biden administration's Indo-Pacific strategy says that the United States has for a long time seen Asia merely as an arena for geopolitical competition. जैसा अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिया गया जो दो टूक जवाब काफ़ी नहीं था। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग से खबर आ रही है कि भारत रूस किए जाने वाले निर्यात में $2 अरब का और इजाफा करने जा रहा है। भारत का रूस से सालाना निर्यात बेहद कम यानी कि महज $3 अरब है, जबकि अमेरिका के मामले में ये 68 अरब है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और अधिकांशतर पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा है, जिसे लेकर अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से उस पर भारी दबाव है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, रसायन, होम फर्निशिंग, चावल, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों के निर्यात को बढ़ावा देगा। दोनों देशों में इस बात को लेकर बातचीत जारी है कि साझा व्यापार डॉलर में न होकर स्थानीय मुद्रा यानी रूबेल और रुपयों में किया जा सके। जानकारों का मानना है कि भारत कम से कम 20 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रूस को होने वाली निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। अप्रैल 2021 के बाद पिछले 11 माह में रूस और भारत के बीच साझा व्यापार $11.8 अरब रहा। और अब रुख करते हैं यूक्रेन की तरफ। खबर है कि यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र डोनबास अब रूस के हमले का केंद्र बनता जा रहा है। यूक्रेन के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी की रूसी सेवा से कहा कि रूस उस क्षेत्र में नई सैनिक टुकड़ियों को भेज रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच उस इलाके में दिन रात जंग जारी है। क्षेत्र में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि यूक्रेन भी डोनबास क्षेत्र में सैनिकों की तादाद में बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन वो रूस जितनी नहीं है। यूक्रेन की फौज और पश्चिमी देशों में स्थित सैनिक मामलों से जुड़े कुछ संगठनों ने दावा किया है कि 2 माह की जंग में रूस के सैकड़ों तोप तबाह हो गए हैं। जहां यूक्रेन तबाह हो गए रूसी तोपों की तादाद 680 बताता है, वहीं मिलिट्री और खुफिया जानकारियों से जुड़े ब्लॉग ओरिक्स रूस के 460 एंटी टैंक वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर बताता है कि 460 टैंक जो हैं वो एंटी टैंक वेपन्स के इस्तेमाल की वजह से बर्बाद हो गए हैं, जबकि हथियार बंद वाहनों के लिए ये तादाद 2000 है। जानते हैं अंजुम शर्मा से कि इन टैंकों के तबाह होने की क्या वजह है। रूस के पास यूक्रेन पर आक्रमण करने के समय काफी सारे टैंक थे। रैंड कॉरपोरेशन के अनुसार इस संघर्ष की शुरुआत में रूस के पास करीब 2700 युद्ध टैंक थे। उनका सामना करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 2000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल मदद के तौर पर भेजी थी और तब से अब तक वो 2000 और हथियार यूक्रेन को भेज चुका है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन की ओर से इस मिसाइल की खासियत बताई गई। जेवलिन मिसाइल को इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है कि वो टैंक पर सामने से हमला करने की जगह हवा में उड़ते हुए टैंक के एकदम ऊपरी हिस्से पर जाकर गिरती है। ये हिस्सा टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। इसके नष्ट होते ही टैंक किसी काम का नहीं रहता। हालांकि रूसी टैंक इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वो एंटी टैंक मिसाइल के प्रभाव को झेल सकें और जवाबी हमले कर सकें, लेकिन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल 2 बार वार करती है। इसके लिए उसमें 2 वॉरहेड फिट किए गए हैं। पहला वॉरहेड जवाबी हमला करने वाली मशीन को नष्ट करता है और उसके बाद दूसरा वॉरहेड टैंक को उड़ा देता है। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को ऐसी ही 3600 एंटी टैंक मिसाइलें दी हैं। इन्हें भी इस तरह से बनाया गया है कि रूसी टैंक आराम से निष्प्रभावी हो जाएं।
रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में रिसर्च एनालिस्ट निक रेनॉल्ड कहते हैं, इस तरह की मिसाइल बहुत कारगर होती है। अगर यह हथियार नहीं होते तो यूक्रेन में आज स्थिति कुछ और होती। अमेरिका यूक्रेन को 100 स्विचेबल एंटी टैंक ड्रोन की आपूर्ति भी कर रहा है। कैमिकेज कहे जाने वाले ये ड्रोन मीलों दूर से संचालित किए जा सकते हैं और टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला करके टैंक नष्ट कर सकते हैं। सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर फिलिपो ब्रायन कहते हैं कि रूसी सेना हाल के दिनों में बटालियन टैक्टिकल ग्रुप नीति को अपना रही है। बटालियन टैक्टिकल ग्रुप में टैंक, कुछ गोला बारूद और पैदल सेना होती है। इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन हथियारबंद वाहन ही अधिक होते हैं। उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि तुरंत गोला बारूद से आक्रमण कर सकें। हालांकि अगर इन पर आक्रमण हो जाए तो इन्हें बचाने के लिए पैदल सेना बहुत कम होती है। प्रोफेसर ओब्रायन कहते हैं कि इन सब के अलावा रूसी हवाई गश्त में भी काफी कमजोर दिखाई पड़े, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना आसानी से टैंकों की स्थिति का आकलन कर पाई। वो एक अच्छी फायरिंग की स्थिति में रही और उसने टैंकों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इन सब के बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आती रहीं जहां यूक्रेन के किसान रूसी टैंकों को अपने ट्रैक्टर से खींचकर ले जाते हुए दिखे। ये ऐसे टैंक थे जिन्हें रूसी सैनिक छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्हें चलाने के लिए उनके पास ईंधन नहीं था। ये एक तरह का लॉजिस्टिक फेलियर कहा जा रहा है। इसके अलावा कुछ टैंक मिट्टी में फंस गए क्योंकि रूसी हाईकमान ने आक्रमण के लिए विशेषज्ञों के अनुसार गलत मौसम का चुनाव किया। आपको ये बताते चलें कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन की जिसकी खबर दी थी गोलीबारी की, वहाँ 13 लोगों को गोली मारी गई है और वो सब घायल हैं। तस्वीरों में लोगों को स्टेशन के फर्श पर खून से सना हुआ देखा जा सकता है, वहाँ पड़े हुए हैं। वहाँ कई ऐसे विस्फोटक भी मिले हैं जो अब तक फटे नहीं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने नारंगी रंग का एक वेस्ट पहन रखा था और उसने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। शहबाज शरीफ ने कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद बड़ा ही जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर परमाणु परीक्षण तक करने की बात की। लेकिन साथ ही जिक्र हुआ कश्मीर का, भारत के साथ रिश्तों का और चीन का। सुने उन्होंने क्या कहा था काशिफ सिद्दीकी से। दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। हालांकि भाषण की शुरुआत में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी कौन होगा इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले को हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठाता रहेगा। साल 2019 अगस्त को जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले को भी उन्होंने गलत करार दिया। शहबाज शरीफ साथ ही ये भी याद दिलाना ना भूले, नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहां पर जाकर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक जोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। पाकिस्तान की नई सरकार के प्रधानमंत्री का दूसरा बयान भी भारत सरकार के नजर में रहेगा और वो है चीन से जुड़ा। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। ये थे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के काल में भारत के संबंधों को लेकर भारत पाकिस्तान मामलों के कई जानकारों से बात की है। उन्होंने पाकिस्तान चीन के रिश्ते पर और इस संदर्भ में भारत कहाँ खड़ा होगा ये भी जानने की कोशिश की। मैंने उनसे पहला सवाल किया कि शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर में खून, कश्मीर मसले पर जब तक हल नहीं तब तक भारत से संबंध बेहतर नहीं जैसी बातें कही हैं, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले दिनों में कहाँ खड़े रहेंगे।
देखिए, इस पर हमने तमाम एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के भी और भारत के भी उन दोनों से बातचीत की। जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें से दो अहम पहलू हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है सियासत में, उसमें सेना की एक बहुत अहम भूमिका होती है। कहीं न कहीं इमरान खान के जाने और शहबाज शरीफ के आने में सेना की एक भूमिका रही है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में सेना की तरफ से जब बयान आएंगे तो ज्यादा बातें क्लियर हो पाएंगी। और दूसरी जो बात है कि वो एक कंसेंसस लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ मिलजुट कर सरकार वहां पे उन्होंने बनाई है। कितने दिन की सरकार रहेगी ये हमें देखने की वाली बात होगी। दूसरी बात, बैक चैनल टॉक्स बहुत दिन से चल रही है, जिसके बाद एलओसी पर सीज फायर बहुत दिन से कायम है। फरवरी के बाद से ऐसी कोई सीज फायर का उल्लंघन की बात हमें सामने नहीं आई है 2019 के। उसके बाद जनरल बाजवा के जो पुराने बयान जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं, अगर उनको देखें तो उससे ऐसा लगता है कि भारत के साथ अमन और अच्छा रिश्ता सेना भी वहां की चाहती है और सीज फायर वायलेशन नहीं होना उस तरफ एक इशारा भी करता है। तो कश्मीर का जो स्टैंड उन्होंने लिया कल पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के अंदर, वो स्टैंड उनकी पार्टी का स्टैंड है, जिससे इतर पहले ही दिन किसी प्रधानमंत्री की से अपेक्षा रखना शायद बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाता। हमने पाकिस्तान के एक्सपर्ट से जो बात की तो उन्होंने कहा कि वहां एक आम राय ये है कि पहले जो छोटे मोटे मसले हैं, जैसे कि व्यापार से जुड़े हुए, क्रिकेट से जुड़े हुए, सिनेमा से जुड़े हुए, उन 3 C's पर ज्यादा काम करें, कॉमर्स, क्रिकेट, सिनेमा। और उसके बाद बड़े मसले जैसे कश्मीर का मसला, सर क्रीक या सियाचिन, उन मसलों पे बाद में आगे बढ़ने की बात हो सकती। टाइम अभी दोनों सरकारों के पास बहुत कम है, क्योंकि फिर यहाँ पे भी इलेक्शंस है, लोकसभा इलेक्शन में 2024 में, और वहां पे भी 2023 में आम चुनाव होने हैं पाकिस्तान में। तो दोनों ही सरकारों के पास फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे एंगेज होने के लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ होना है। दूसरा जो बयान था शहबाज शरीफ का, वो चीन से ताल्लुक रखता था, और वो भी भारत के लिए इस मायने में अहम हो जाता है कि भारत का चीन के साथ जो रिश्ता है वो जग जाहिर है, और पिछले 2 सालों में तो उसमें तनाव जो है उसमें और वृद्धि हुई है। लेकिन उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो लाजवाल है, यानी कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कि कभी भी जो नीचे नहीं जाएगा, उरूज और जवाल जो होता है। वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज्यादा था उनका ये बयान। वो इशारा कर रहे थे इमरान खान सरकार पर। 2021 की एक रिपोर्ट पाकिस्तान की बताती है कि पाकिस्तान में निवेश है चीन का, वो घट रहा है साल दर साल, और अमेरिका का निवेश बढ़ रहा था। एक आरोप कह सकते हैं आप उनको, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने लगाया कि आपने चीन पर उतना ध्यान नहीं दिया जो हमारा पारंपरिक दोस्त रहा है, जहां हुकूमतों की नहीं अवामों के बीच भी बहुत दोस्ती हमेशा से रही है। जब मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो वो दूरी पाटने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने सीपेक का भी उसमें हवाला दिया, क्योंकि सीपेक वो इन्वेस्टमेंट है जो सबसे ज्यादा चीन वहां पर, जिसके जरिए चीन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है। तो आरोप ये लग रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौरान वो शुरू हुआ था, और उसका जो पहला चरण था वो बहुत तेजी से काम किया उस पर, लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान आए तो सीपेक में इन्वेस्टमेंट्स कम आए। उसकी एक वजह कुछ लोग चरमपंथी हमलों को भी बताते हैं, बलूचिस्तान जैसे इलाके में जो हुए चीनी सैनिकों के ऊपर, या चीन से जो लोग वहां पे इंजीनियर्स काम करने आए उन पर, और दूसरा कोरोना पीरियड। ये थी सरोज सिंह, बीबीसी संवाददाता, जो बता रही थी कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो चीन को लेकर जो बयान दिया, और साथ साथ भारत से रिश्तों को लेकर, ख़ास तौर पे जब उसमें कश्मीर का जिक्र किया तो उसके क्या मायने हैं। कुछ बातें संदर्भ में रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि चीन और रूस के संबंध भी इस बीच प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। अमेरिका ने भी कल जो एक बयान जारी किया है, भारत चीन और रूस के क़ुर्बत को लेकर चिंतित है, यानी कि उनकी वो जो एक दूसरे से करीब आ रहे हैं। दूसरा सवाल जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर है वो है कि उसके हाल के इतिहास पर एक निगाह डालना ज़रूरी है। तो अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अचानक से लाहौर यात्रा के लिए चले गए थे, जिसमें वो नवाज शरीफ के पोती की शादी में भी शामिल हुए। उस पर आज भी चर्चा होती है, कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, मगर साथ साथ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ जिस वक्त प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उसी वक्त कारगिल युद्ध हुआ जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। और भारत से जो पुराने संबंध की बात सरोज सिंह ने कही, तो जनरल मुशर्रफ का भी दिल्ली से पुराना संबंध था, और जो जनरल ज़ियाउल हक थे वो भी दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई की थी उन्होंने। सेना की बात करें तो पिछले साल जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिलिट्री कार्यक्रम में जो एक स्पीच थी उसमें कहा था कि भारत पाकिस्तान को पुरानी करवाहट को भूलना चाहिए और रिश्तों को आगे
बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी संसद में दी गई स्पीच में शहबाज शरीफ ने एक बात और कही पाकिस्तान सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 1998 के परमाणु परीक्षण का जिक्र किया जो भारत के पोखरण टेस्ट के फौरन बाद किया गया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी और मैं वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपने एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र न करें, आपकी तेल की जरूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। ये थे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बता रहे थे सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों के बारे में। आगे बढ़ें इससे पहले आपको जो है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन में जो धमाका आज सुबह वहाँ के स्थानीय समय के मुताबिक 8:30 बजे हुआ उसके बारे में बता दें। पुलिस ने कहा है कि वो नारंगी रंग के वेस्ट और मास्क पहने बंदूकधारी की जो है तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस फायर डिपार्टमेंट का माफ़ कीजिएगा कहना था कि उसे एक टेलीफोन आया सबसे पहले जिसमें बताया गया कि स्टेशन के अंदर धुआं फैला हुआ है। पुलिस का कहना है कि अब स्टेशन के भीतर हालांकि कोई विस्फोटक मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ लोगों का इलाज किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 13 लोगों को गोली मारी गई जो अभी तक घायल हैं। और माफ़ कीजिएगा कल हम आपको वक्त की कमी की वजह से खेल खिलाड़ी नहीं सुनवा पाए थे। ये रहा खेल खिलाड़ी का ताज़ा अंक। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल यानी देसी विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों से सजी धजी इंडियन प्रीमियर लीग की चमक और धमक के बीच बीता सप्ताह भारतीय महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी जगमगाता रहा। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने स्क्वैश, हॉकी और टेनिस में अपना दमखम दिखाया। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार चेक गणराज्य की लूसी हराडेका के साथ चार्ल्सटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल फाइनल में पहुंची, लेकिन खिताब से चूक गई। इस जोड़ी को फाइनल में स्लोवाकिया की आंद्रेजा क्लिपिक और पोलैंड की माग्दा लिमिट ने 2-6, 6-4, 7-10 से हराया। टेनिस के कोर्ट पर सानिया मिर्जा युगल खिताब जीतने से चूकी, लेकिन स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ग्लासगो में संपन्न हुई विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत को मिश्रित और महिला युगल का खिताब दिलाया। दीपिका पल्लिकल ने भारत को दिलाई स्वर्णिम कामयाबी, लेकिन बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की पीवी सिंधु और के श्रीकांत कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। पिछले दिनों स्विस ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु से भारत को बेहद उम्मीदें थी, लेकिन तीसरी वरीयता हासिल सिंधु दूसरी वरीयता हासिल दक्षिण कोरिया की एनसी यंग से 21-14, 17-21 से हार गई। बाद में एनसी यंग ने छठी वरीयता हासिल थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग को 21-17, 21-18 से हराकर खिताबी जीत भी हासिल की। वहीं पुरुष एकल वर्ग में 5वीं वरीयता हासिल भारत के श्रीकांत भी सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से 21-19, 21-16 से हार गए। और अब समीक्षा। दक्षिण अफ्रीका में जारी जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम कांस्य पदक के मुकाबले में इंग्लैंड से पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हारी। दिल हारना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलैंड ऑलवेज अ बेटर टीम। उन लोग सीनियर में भी अच्छा खेलते हैं और जूनियर में भी अच्छा खेलता है, ठीक है। अभी हमको ये सोचना चाहिए नया गेम है, बस आप जीतेगा तो हमेशा आपको ये हिस्ट्री बुक्स में आ जाओगे। ये ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम है। ये उम्मीद भरी आवाज है भारत के पूर्व गोलकीपर और कोच रहे AB सुबैया की, लेकिन भारतीय टीम के कांस्य पदक जीतने की उम्मीदों को आज थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने तब समाप्त कर दिया जब उसने भारत को पहले तो निर्धारित समय तक 2-2 से बराबरी पर रोका और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से करारी मात दी। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स से 3-0 से हारकर पहले तो फाइनल की दौड़ से बाहर हुई और उसके बाद आज कांस्य पदक के मुकाबले में अंतिम क्षणों में गोल खाने की भारतीय टीम की पुरानी बीमारी के कारण कांस्य पदक से भी वंचित रह गई।
वैसे मुकाबला बेहद जबरदस्त रहा और खेल के 58वें मिनट तक भारत के पास 2-1 की बढ़त भी थी, लेकिन खेल के इसी 58वें मिनट में इंग्लैंड की क्लाउडिया स्वेन ने भारत का तख्ता खड़काकर यानी मैदानी गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। नतीजा मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड की कर्टिस स्वेन और एक्सफोर्ट ने दे दनादन 3 गोल ठोक दिए, जबकि भारत की शर्मिला, संगीता और सलीमा टेटे गोल करने में नाकाम रही। आखिरकार क्यों नीदरलैंड्स और इंग्लैंड की टीम पदक के मुकाबलों में भारी पड़ती है भारत पर? वजह बताई AB सुबैया ने। क्योंकि हॉलैंड ये सब टीम अंडर 12 से शुरू करते हैं क्लब में खेलने के लिए, कोचिंग करने के लिए। उन लोगों का क्या है, सिस्टम सब सही है, उन लोगों में ज्यादा आपको मिलेगा नहीं स्टार्स, बट उन लोग का एज अ टीम उन लोग का एवरेज एंड अबव गेम तो रहेगा, क्योंकि उन लोगों का सिस्टम बना हुआ है ऐसी। हमारा इंडिविजुअल